हेलो। सरफेस फिनिश में आगे हम बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के स्टाइलिश यंत्र के बारे में देखेंगे। आवश्यकतानुसार सतहों की रुक्षता मापने हेतु विभिन्न प्रकार के स्टाइलिश यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसका आविष्कार टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ ने किया था, इसीलिए इसके नाम पर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी यही पड़ गया। यह रुक्षता मापी यंत्र कैरियर मॉड्यूलेशन सिद्धांत पर आधारित है। यह यंत्र त्वरित तथा यथार्थ सूचना देने में सक्षम है तथा इससे स्टाइलिश की गति का अभिलेखन किया जा सकता है। इस यंत्र के मापन शीर्ष से एक हीरे का स्टाइलिश संबंध होता है तथा एक बेलनाकार स्किड रुक्षता से आधार प्रदान करता है। स्टाइलिश की गति से उच्च आवृत्ति की कैरियर धारा मॉड्यूलेट होती है। इस कैरियर धारा को प्रवर्धित कर अभिलेखित कर लिया जाता है। रचना नीचे चित्र में इसे दिखाया गया है, जिसमें एक बेलनाकार स्किड है, एक स्टाइलिश है, स्टाइलिश से आर्मेचर जुड़ा है और उस आर्मेचर से मृदु लौ शीर्ष जुड़ा है, जिसपे कि एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी तरफ द्वितीयक वाइंडिंग है। तो इसके प्रमुख भाग इस प्रकार हैं। एक ई प्रकार का या ई आकार का मृदु लौ शीर्ष, आर्मेचर, स्टाइलिश, बेलनाकार स्किड, चुंबकीय कोर, प्रेरक कुंडली, प्रवर्धक और डिमॉड्यूलेटर। इसकी कार्यविधि। इस विधि में एक नुकीला स्टाइलिश रुक्षता की जांच करता है। स्टाइलिश की दोलन गति विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। स्टाइलिश के विस्थापन से चुंबकीय कोर के प्राथमिक कुंडली का वायु अंतराल कम हो जाता है और द्वितीयक कुंडली का वायु अंतराल बढ़ जाता है। वायु अंतराल में हुए परिवर्तन के कारण कुंडलियों के प्रेरकत्व में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में अतिरिक्त प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको कुंडली के प्रेरकत्व में बदलाव कर नियंत्रित किया जाता है। इस अतिरिक्त धारा की मात्रा स्टाइलिश के विस्थापन के समानुपाती होती है। स्टाइलिश की स्थिति के अनुसार कैरियर के मॉड्यूलेटर करने के पश्चात प्रवर्धित कर अभिलेखन यंत्र को भेज दिया जाता है। नीचे साइड में फिगर में दिखा रखा है, जो दोलन हो रहा है उससे एक ब्रिज अटैच है, ब्रिज से एम्पलीफायर अटैच है और एम्पलीफायर से डिमॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर क्या आता है, मीटर पे दिखाता भी है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। जिससे सतह की बनावट का वास्तविक रूप ज्ञात हो जाता है। इस यंत्र में लगा बेलनाकार स्किड मोटर एवं गियर बॉक्स युक्ति द्वारा पिकअप यूनिट को परीक्षण की जाने वाली सतह पर चलाने पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की मापन गति उत्पन्न होती है, जिसको चिन्हित कर दिया जाता है। दूसरा है एबॉट प्रोफाइलोग्राफ। यह मापन यंत्र विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है तथा प्राप्त प्रत्यावर्ती धारा को ऑसिलोग्राफ पर देखा जा सकता है। प्रोफाइलोग्राफ की संरचना चित्र 5.18 में नीचे दी गई है। इस यंत्र का संपूर्ण प्रबंधन एक खोल के अंदर रहता है। यह है इसका फिगर, एबॉट प्रोफाइल का क्रिया सिद्धांत या फिगर। इस यंत्र का संपूर्ण प्रबंध एक खोल के अंदर रहता है, जिसमें प्रवर्धक, नियंत्रक, सूचक लगा होता है। यंत्र में लगे ट्रेसर शीर्ष को हाथ द्वारा या विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। ट्रेसर शीर्ष में हीरे का स्टाइलिश लगा होता है।
जिसके शंकु कोण का मान 60 डिग्री तथा नासिक त्रिज्या का मान 12.5 मिलीमीटर होता है। स्टाइलिस को ड्यूरेलिमिन के नली के नीचे लगाया जाता है, जिस पर चल कुंडली लगी होती है। नली स्प्रिंगों से आलंबित रहती है तथा चल कुंडली स्थायी चुंबक से भिन्न रहती है। सतह की रुक्षता ज्ञात करने के लिए जब स्टाइलिस ऊर्ध्वाधर गति करता है तब कुंडली भी चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति करने लगती है। परिणाम स्वरूप फ्लक्स परिवर्तन होता है तथा कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित कर ऑसिलोग्राफ में भेज दिया जाता है, जहां कैमरे द्वारा फोटोग्राफ ले लिया जाता है। इस यंत्र में रुक्षता तथा तरंगता में अंतर को स्पष्ट करने के लिए यंत्र में विद्युत फिल्टर लगाया जाता है, जिसे कट ऑफ कहा जाता है। यह सतहों की बनावट को सीधे मापने का सरल यंत्र है और अधिक रुक्ष सतहों की नियमितता की जांच आसानी से कर लेता है। नीचे फिगर दिखाया है, इसमें एक स्टाइलिस है और जो कि स्प्रिंग से लोडेड होता है, जिससे कि वो ऊपर नीचे मूव आसानी से कर सके। उससे एक स्थायी चुंबक जुड़ा है। स्थायी चुंबक में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली ईएमएफ पैदा होता है और ईएमएफ सूचक को भेजा जाता है। सूचक ऑसिलोग्राफ को भेजता है, जिससे कि उसको फोटो खींचा जा सकता है। तीसरा है टॉमिल्सन सतह मापी। इस सतह मापी का आविष्कार डॉक्टर टॉमिल्सन द्वारा किया गया था, अतः इसे टॉमिल्सन सतह मापी कहते हैं। इस यंत्र में आवर्धन हेतु यांत्रिक तथा प्रकाशीय दोनों तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नीचे चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक डायमंड प्रोब होता है, लैप्ड सिलेंडर होते हैं, फिक्स रोलर्स होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, लीफ स्प्रिंग होती है और स्मोक्ड ग्लास होते हैं, डायमंड डिस्क्राइबर होता है। इसकी रचना में निचले सिरे पर एक हीरो की नोक वाला प्रोब होता है। इसका संपर्क लैप किए इस्पात सिलेंडर से होता है। स्टाइलिस के स्टेम को दबाव देकर रोकने के लिए एक स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टाइलिस को यंत्र से जोड़ने के लिए पत्तीदार स्प्रिंग होती है। स्टाइलिस की ऊंचाई को समायोजित कर प्रोब की स्थिति को सुविधानुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक लैप किया इस्पात का बेलन एक तरफ 2 रोलर पर टिका होता है तथा दूसरी तरफ स्टाइलिस पर टिका होता है। कुंडलीदार एवं पत्तीदार स्प्रिंग से उत्पन्न तनाव के कारण स्टाइलिस की केवल ऊर्ध्वाधर गति होती है। इसी तनाव बल के कारण लैप सिलेंडर स्टाइलिस तथा स्थिर रोलरों के मध्य टिका रहता है। एक हल्की स्प्रिंग इस्पात की भुजा स्प्रिंग से जुड़ी होती है, जिसके स्वतंत्र सिरे पर हीरक स्क्राइबर लगा होता है, जो स्मोक्ड ग्लास पर दबाव डालता है। इसकी वर्किंग: सतह का मापन करने के लिए सतह को स्टाइलिस के नीचे रखकर यंत्र को सतह पर सिंक्रोनस मोटर द्वारा चलाया जाता है। रुक्ष सतह पर स्टाइलिस ऊर्ध्वाधर गति करने लगता है, जिससे लैप किया बेलन मुड़ने लगता है। फलस्वरूप उससे जुड़ी इस हल्की स्प्रिंग में गति उत्पन्न हो जाती है और आवर्धित होकर ध्रुमित कांच पर स्क्राइबर द्वारा अंकित हो जाती है। इस प्रकार ध्रुमित कांच पर बने ट्रेस द्वारा स्टाइलिस की ऊर्ध्वाधर गति प्राप्त हो जाती है। यह ध्रुमित कांच पर 50 से 100 गुना आवर्धित हो जाता है। यह सस्ता यंत्र है तथा सीमित कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी होने के साथ साथ यथार्थ भी है। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक सतह मापी। यह यंत्र पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। जैसा कि मैंने सेकंड चैप्टर ट्रांसड्यूसर में पढ़ाया था कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, ये आपको याद होगा। इसके अनुसार इसमें स्टाइलिस प्लेट तथा समायोजन स्क्रू होता है। प्लेट बेरियम टाइटेनियम क्रिस्टल की बनी होती है। समायोजन स्क्रू द्वारा स्टाइलिस को ऊर्ध्वाधर चलाकर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को बदला किया जा सकता है। सतह का मापन करते समय जब यंत्र को चलाया जाता है तब रुक्ष सतह पर स्टाइलिस की ऊर्ध्वाधर गति प्लेट को प्रभावित करती है, जिससे क्रिस्टल प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, जिसका वोल्टेज स्टाइलिस से
में ऊर्ध्वाधर विस्थापन के समानुपाती होती है। धारा का आवर्धन कर दृष्टकारी में भेजा जाता है, जहां गैल्वेनोमीटर द्वारा विक्षेप का पाठ्यांक पढ़ लिया जाता है। नेक्स्ट है पर्थोमीटर। पर्थोमीटर का कार्य सिद्धांत टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ से मिलता है। इसमें एक मापन शीर्ष, प्रवर्धक, नियंत्रक तथा पेन अभिलेखर होता है। मापन शीर्ष में से एक ऊर्ध्वाधर बेलन द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें निचले सिरे पर स्टाइलिस लगा होता है। स्पिंडल के मध्य में मृदु लोहे की प्लेट लगी होती है, जिसमें दोनों तरफ समान दूरी पर कुंडली लगी होती है। दोनों कुंडलियां व्हीटस्टोन ब्रिज से जुड़ी रहती हैं। सतह मापन करते समय जब स्टाइलिस को चलाया जाता है, तब रुक्ष सतह पर स्टाइलिस में ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है, जिसके फलस्वरूप एक कुंडली की प्रतिबाधा बढ़ जाती है जबकि दूसरी की प्रतिबाधा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्हीटस्टोन ब्रिज असंतुलित हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को परावर्तित कर अभिलेख कर लिया जाता है। इस विद्युत धारा का मान स्टाइलिस के विस्थापन के समानुपाती होता है। चौथा विधि है वायवीय मापन विधि। स्टाइलिस का प्रयोग मृदु धातुओं, कागज अथवा लकड़ी आदि की सतह की रुक्षता मापन के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्टाइलिस पर मापन लगने के उपरांत सतह पर खरोंच के निशान बन जाते हैं। अतः वायवीय विधि का प्रयोग कर यह समस्या को दूर किया जा सकता है। इस विधि में स्थिर दाब पर संपीड़ित वायु एक स्वतः संरेखी मापन नोजल मापी जाने वाली सतह पर चलता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। वायवीय विधि पर आधारित सोलेक्स मापन शीर्ष प्रदर्शित किया गया है। इसमें नोजल की नोक तथा सतह के बीच का अंतराल सतह के चिकनेपन पर निर्भर करता है। यदि सतह चिकनी होगी तब अंतराल कम होगा, परंतु यदि सतह रुक्ष है तो अंतराल अधिक होगा। इसी बेसिस पर यह कार्य करता है। सतह एवं नोजल के नोक के अंतराल पर नोजल से वायु का विसर्जन होता है। वायु के इस विसर्जन को एक विशेष प्रकार के प्रवाह मीटर से मापा जाता है, जिसे रोटामीटर कहते हैं। संपीड़ित वायु को एक ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, जिसमें एक फ्लोट लगा होता है, जो ट्यूब में स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर गति करने में सक्षम होता है। फ्लोट का ऊपर नीचे का विस्थापन नोजल के नोक से वायु के विसर्जन की मात्रा पर निर्भर करता है। नोजल तथा मापी जाने वाली सतह के मध्य वायु का प्रवेश उतना ही होता है जितनी वायु प्रवेश ट्यूब में प्रवेश करती है। इस प्रकार फ्लोट के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से रुक्षता का मापन किया जाता है। यह विधि वायु रिसाव विधि भी कहलाती है और सूक्ष्म नियमितताओं के लिए उपयोगी है। पांचवा है पर्थिन संघनित्र विधि। इस विधि के द्वारा सतह की आयतनात्मक बनावट मापी जाती है। इसका परिपथ चित्र में दिखाया गया है। इसमें मुख्य रूप से एक बैटरी, ट्रांसफार्मर एवं मापन इलेक्ट्रोड होते हैं। मापन इलेक्ट्रोड बैटरी से जुड़ा होता है तथा यह संघनित्र की एक प्लेट की भांति कार्य करता है तथा मापी जाने वाली सतह संधारित्र की दूसरी प्लेट के रूप में कार्य करती है। परिपथ को टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र की दोनों प्लेटों को प्रकाशीय रूप से चिकनी तथा चपटी होने पर संधारित्र की धारिता निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। धारिता C बराबर K/A/4πD, जहाँ K प्लेटों के बीच माध्यम का पराविद्युत स्थिरांक है, A संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में और D प्लेटों के मध्य दूरी सेंटीमीटर में। यदि मापन सतह अधिक रुक्ष होगी तब मापन इलेक्ट्रोड के नीचे वायु का आयतन बढ़ जाएगा। साथ ही संधारित्र को प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी भी बढ़ेगी। फलस्वरूप संधारित्र की धारिता भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। संधारित्र की धारिता में परिवर्तन के द्वारा ही सतह की रुक्षता का मापन किया जाता है। चित्र के अनुसार मापन इलेक्ट्रोड तथा मापी जाने वाली सतह के बीच
के बीच की दूरी यदि dm है और माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक k1 है, तब c बराबर होगा a/4 ब्रैकेट में g प्लस dm अपॉन k1, जहाँ g सतह के चिकनीपन का मान है। इस सूत्र द्वारा g का मान निकालकर रुक्षता की गणना की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है सतह बनावट के संकेत, अर्थात सिंबल्स ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। भारतीय मानक संस्था के अनुसार किसी सतह की बनावट के संकेत निम्न सूचनाएं होनी चाहिए। पहला, रुक्षता का मान RA, मशीनन छूट मिलीमीटर में, मशीनन या उत्पादन विधि, ले की दिशा और सैंपलिंग लंबाई। जैसा कि साइड के फिगर में दिख रहा है, अल्फा और एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि रुक्षता का मान दिखाता है। फिर उससे एक एरो बना हुआ है जो मशीनन विधि, जिस पे मशीनन विधि का नाम लिखा जाता है, और सैंपलिंग लंबाई भी लिखी जाती है। सतह की बनावट के उपरोक्त लक्षण इस चित्र में दिखे हुए हैं। IS 3073 1967 के नियमानुसार किसी अवयव की विमा पर उल्टे त्रिभुज द्वारा सतह रुक्षता प्रदर्शित की जाती है। नीचे सारणी में विभिन्न संकेत तथा उनके संगत आरे दर्शाए गए हैं। अगर सिंबल डैश बना हुआ है तो इसका मतलब मशीनिंग नहीं करनी है, तो उस केस में आरे का मान होगा लेस देन 25 माइक्रोन। अगर एक ट्रायंगल बना है तो रुक्षता का मान 8 से 25, 2 बना है तो 1.6 से 8 तक, 3 बना है तो 0.25 से 16, और 4 सिंबल बने हैं तो लेस देन 0.025 माइक्रोन से। अर्थात जितने ज़्यादा ट्रायंगल होंगे वो सरफेस उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होगी। विभिन्न उत्पादन प्रक्रम में सतहों की रुक्षता भिन्न होती है, जो कि नीचे सारणी में दी गई है। क्रम संख्या, उत्पादन विधि, एवं संख्या और रिस्पेक्टिव आरए का मान। पहला, अगर सुपर फिनिशिंग है जिसको कि N1 से N4 सीरीज दिया जाता है तो वैल्यू है 0.025 से 0.2 तक। फिर है हीरक टर्निंग तो 0.025 से 0.8 तक, ग्राइंडिंग में 0.025 से 3.2, लैपिंग और होनिंग के लिए 0.1 से 3.2, टर्निंग मिलिंग रिमिंग के लिए 0.4 से 50.2, ड्रिलिंग के लिए 0.6 से 12.5, शेपिंग प्लेनिंग तथा क्षैतिज मिलिंग के लिए 0.8 से 50 तक, सैंड कटिंग फोर्जिंग के लिए 12.5 से 50 तक, बहिर्वेदन कोल्ड रोलिंग ड्राइंग के लिए 0.8 से 3.2 और डाई कास्टिंग के लिए 0.8 से लेके 1.6 माइक्रोन तक। ये टेबल हमें बताती है कि हम कौन सी विधि यूज करेंगे तो हमें कितने रेंज तक की आरए का वैल्यू निकल पाएगा, मिलेगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। सतह रुक्षता के मापन में 20 क्रमागत शीर्ष तथा घाटी की ऊंचाई आधार से इस प्रकार दी गई है। कुछ वैल्यू दी गई है 40, 20, 35, 20, 30, 11, 35, 17, 20, 29 माइक्रोन। यदि सभी मान 10 मिलीमीटर लंबाई में प्राप्त किए गए हों तो सतह रुक्षता के RMS तथा CLA का मान ज्ञात कीजिए। RA और CLA का मान का फार्मूला होता है H1 प्लस H2 प्लस डैश 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 अपॉन N। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे सबकी, और अपॉन दे रखा है 10 मिलीमीटर लंबाई में तो 10 रीडिंग ली है तो 10 के डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25.7 माइक्रोन। और RMS का फार्मूला होता है H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर डैश 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 अपॉन L। तो
तो यहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 27.2। इसका मतलब हम इस तरह से हम ये देखते हैं कि CLA जो मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और इस प्रकार ये सतह परिष्करण चैप्टर समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ एक बार। एक तो ये फिगर 5.25, ये सतह बनावट के संकेत और ये सिंबल्स। फिर इन इंस्ट्रूमेंट में से कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर आएगा, तो इसलिए एक बार सबको देख लें। फिर ये तीनों मेथड हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों मेथड को भी पढ़ लें कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है सरफेस रफनेस का। और एक ये सतह बनावट के अवयव का फिगर। तो इस प्रकार से ये 3-4 चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा बच्चों से अनुरोध है कि वो इन चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद।